नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, 2022 का रण और दिलचस्प होता जा रहा है। कद्दावर नेता भी चुनावी मैदान में हैं। सीएम योगी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। यानी कि चुनावी रण में लड़ाई अब आर पार की होने वाली है। लड़ाई आर पार की भले ही हो, सत्ता पर काबिज होने का दावा भले ही हर पार्टी करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेता अपनी सुरक्षा की भी तैयारी करके बैठे हैं। सुरक्षा की गारंटी लेकर बैठे हैं। चाहे सीएम योगी हो या अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या आरएलजी प्रमुख जयंत चौधरी, सबने अपने ही गढ़ को चुना। 22 के रण में नेता सुरक्षित गढ़ में उतर चुके हैं। अयोध्या और मथुरा की चर्चा के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर से चुनावी मैदान में हैं। केशव प्रसाद मौर्य अपनी पारंपरिक सीट सिराथू से अखाड़े में हैं, तो अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल और जयंत चौधरी जाटलैंड बाहुल्य सीट मांड से मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इससे साफ है कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले नफे नुकसान का आंकलन हो चुका है, हार जीत का विश्लेषण हो चुका है। इसलिए ये कद्दावर नेता अपनी जीत पक्की करने अपने अपने गढ़ की रुख कर रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा की 22 के रण में नेता तलाशे सुरक्षित गढ़। और सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यही कि 22 का रण नेता क्या तलाश रहे हैं सुरक्षित गढ़, ताकि उन्हें जोर का झटका लगने न पाए। नेताओं को गढ़ से बाहर किस बात का है डर, यह भी बड़ा सवाल। अपनी अपनी सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं, अपना अपना गढ़ वो ढूंढ रहे हैं, वहां का रुख कर रहे हैं। उन्हें किस बात का डर है बाहर जाने से? महत्वाकांक्षा सत्ता की, सीट सुरक्षित अपने गढ़ की। योगी को गोरखपुर, अखिलेश को करहल पसंद है। जाटलैंड में जयंत चौधरी को क्यों मांड की ही याद आई? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक पूरा खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस समय मेहमान जो जुड़े हैं उनमें बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी मौजूद है, बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। सृष्टि काश्यप हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है, बहुत स्वागत है मैडम आपका। अमन प्रताप सिंह सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि मैं राजनीतिक दलों का रुख करूं, डॉक्टर सुनील कौशिक, सबसे पहला सवाल आप ही के विश्लेषण के साथ शुरू करना चाहूंगी। देख ही रहे हैं 22 का रण जैसे जैसे करीब आ रहा है, मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। सेनापति पूरी तैयारी के साथ अपनी अपनी सेनाओं के साथ चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं, लेकिन 22 के इस रण में अब उन्हें अपने अपने गढ़ की क्यों याद आ रही है? नहीं, ये तो शिल्पा ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। जो भी पार्टियों के मुखिया होते हैं वो सिर्फ अपने गढ़ में ही चुनाव लड़ते हैं। किसी भी पार्टी के अध्यक्ष में या जो मुखिया है उनमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो दूसरे गढ़ में जाकर के चुनाव लड़ लें। जब ये नेता अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो जो आम कार्यकर्ता है, जो विधायक रह चुका है, वो क्यों नहीं लड़ सकता? उसको लिए पार्टी क्यों तय करती है? और इस बार आपने देखा होगा कि 2022 में चाहे कई प्रदेशों की बात, उत्तराखंड की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, पंजाब की भी बात कर लें, तमाम बड़े बड़े चेहरों को रोते हुए देखा है। जब आंखों से आंसू झलकते हैं, जब पार्टी 5 साल तैयारी अपने क्षेत्र में कराती है और फिर अचानक टिकट काट देंगे, तो क्या व्यवस्था, क्या उसके दिल पे बीतती है, आंसुओं के माध्यम से पता चलता है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने यदि अपने आंसू न रोक पाए, तो समझ लीजिए इसको अंदर से कितना आघात लगता होगा। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि सब अपने अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए एक ऐसी बिसात तैयार कर रहे हैं कि निश्चित तौर से हारे नहीं हर पार्टी, लेकिन हार जीत तो होगी इस चुनाव में। और शिल्पा, ये मुझे हंसी आ रही थी, कल एक विधायक बता रहे थे, 3 बार के विधायक हैं, उन्होंने अभी नई पार्टी बदली है। जब वो चुनाव में गए तो वो पुरानी पार्टी के ही प्रत्याशी लोग उनको समझ रहे थे और बड़ी भीड़ में कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो उसी पर मोहर लगाएंगे। तो उन विधायक को कहनी पड़ रही है मैं इसमें नहीं हूँ, इसमें आ गया हूँ। एन मौके पर जब आप पार्टी बदलते हैं
और 4 साल 5 साल आप किसी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे होते हैं तो कितना मुश्किल होता है कि उन लोगों के बीच जाकर के वार्ता करना कि जिस पार्टी का आपने 4.5 साल विरोध किया हो, खुल के विरोध किया हो, आज अंतिम समय में उसी पार्टी के आपको गुण गाने पड़े हैं, तो आप समझ नहीं सकते कि सामना किस तरीके से वहां जनता के बीच होता होगा। यानी कि कौशिक साहब इसे ऐसे समझा जाए, ऐसे देखा जाए कि इतिहास गवाह रहा है, कितना भी कद्दावर नेता, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना रहा हो, हमेशा सेफ सीट चुनकर ही, उसे ढूंढकर ही अखाड़े में उतरता है, क्योंकि डर होता है कहीं ना कहीं। देखिए ना, अखिलेश यादव जी ने करहल को चुना है। सबसे पहला चुनाव विधानसभा का करहल से आदरणीय मुलायम सिंह जी ने लड़ा, और वो क्षेत्र ऐसा है कि जहां समाजवादी पार्टी का कोई भी खड़ा हो जाए, मैनपुरी क्षेत्र की बात करें, जैसे जसवंत नगर पर शिवपाल जी लड़ते हैं, कोई भी खड़ा हो जाए उस पार्टी से वो जीतेगा। तो जब गढ़ में आप गढ़ से बाहर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, प्रदेश की बात करेंगे आप गोरखपुर से बाहर नहीं निकल पाए। आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और पूरे प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन लड़ेंगे चुनाव हम गोरखपुर से। तो ये समझना पड़ेगा जनता को भी कि आखिर में सामना करने का जनता समझे कि सामना करने का इनको भी वो नहीं है, आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर सकते। विधानसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं डर गए। धनंजय गिरी जी, मथुरा से बात हो रही थी, अयोध्या से बात हो रही थी, लेकिन आखिरकार उन्हें गोरखपुर ही चुनना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में डर होगा कि हार गए तो क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। क्या इसीलिए सेफ सीट चुनी गई? शिल्पा जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं चुनाव करता है, हमारे यहाँ संगठन, पार्टी और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ये तय करता है कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे। योगी जी को जो कहा गया, हमारे यहाँ कार्यकर्ता है और हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता जो है इस बोध से बंधा हुआ है, पार्टी के इस केंद्रीय नेतृत्व से बंधा हुआ है, अनुशासन से बंधा हुआ है। जो आदेश मिलेगा वो काम किया जाएगा। जो गढ़ की अभी चर्चा हो रही थी, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ साहब गढ़ की बात कर रहे थे, तो गढ़ शब्द कांग्रेसी सामंती परंपरा से मेल खाता है, लोकतंत्रीय परंपरा से नहीं, भाजपा से नहीं। अटल जी कभी बलरामपुर से, कभी ग्वालियर से, कभी लखनऊ से लड़े। उसी तरह से हमारे वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी गुजरात से उठ के और बनारस से लड़े, और बनारस से लड़े तो हर हर मोदी, घर घर मोदी की गूंज से पूरा राष्ट्र गुंजायमान हो गया। तो अभी जो हमारे पास जो नेतृत्व है और भाजपा जो है वो इस बैरियर को बिल्कुल नहीं मानती है। हमारे यहाँ जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो देखिए कहां से और कहां से लड़ रहे हैं। पूरे राष्ट्र में हमारे यहाँ जो पार्टी तय कर देती है, संगठन तय कर देता है, जहां से जिसको जो आदेश निर्गत होता है वो उसको फॉलो करता है। हम कहीं सुरक्षित सीट, देखिए जो हमारे यहाँ जो लीडरशिप है वो ग्लोबल लीडरशिप है, कहीं से भी लड़ सकता है। हमारे हर जगह कार्डर बेस्ड पार्टी है, हर जगह कार्यकर्ताओं का संगठन है, समूह है, हमारे समर्पित कार्यकर्ता है, आइडियोलॉजी से बंधे हुए लोग हैं, समर्पित विचारों का कार्यकर्ता दृढ़ इस बार बल चाह रहे है। थे इसलिए कि हमें अयोध्या कहीं से से भी क्यों ना लड़ने चुनावी अखाड़े में ताल ठोकी जाए, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। देखिए, वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश चाह रहा था कि योगी जी वहीं से लड़े। हर जगह से कार्यकर्ताओं की डिमांड हो रही थी, मथुरा से, काशी से, हर जगह से डिमांड हो रही थी, अयोध्या से। लेकिन कहीं लड़ना तो एक ही जगह से है ना, और वहीं से लड़ेंगे जहां से केंद्रीय नेतृत्व कहेगा कि आप यहां से लड़िए। जहां से कहा गया वहां से लड़े। हमारे यहाँ तो पार्टी का कार्यकर्ता है, हर व्यक्ति दायित्व बोध से बंधा हुआ है। उसको जो शीर्ष नेतृत्व जो निर्देश निर्गत करेगा वो उस पर कार्य करेगा। मतलब डर किसी बात का नहीं होता, हार का डर नहीं होता, जिस वजह से सेफ सीट हमेशा चुनी जाती है। हमारे यहाँ हार, वाजपेयी जी ने इसको कहा है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हाँ। हमारे यहाँ हार जीत का प्रश्न ही नहीं है। हम जनता की सेवा में, अहरनी सेवा में समर्पित लोग हैं, हार जीत से ऊपर हैं। देखिए, व्यक्ति ससीम होता है, असीम नहीं, इसलिए हर व्यक्ति का एक दायरा होता है। इस दायरे से परे नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी भी नहीं रहे। हर का अपना कार्य क्षेत्र होता है, जनता से अपनीता भी होती है, जनता से प्रेम भी होता है। लेकिन इस असीम से ससीम की तरफ जो बढ़े वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बढ़े, तो हर जगह से लड़े और जीते। नहीं, धनंजय जी ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से आपके संगठन में जो होता है कि 3 नाम पैनल से नीचे से जाएंगे, फिर ऊपर शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा, तो क्या योगी जी का 3 नाम के पैनल में क्या गोरखपुर से नाम गया था क्या? आप इसको शहर स्वीकार करिए कि जो अमित शाह जी कर, सुन लीजिए ना, पूरी पार्टी अमित शाह जी है,
इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कैसा है? जैसे समाजवादी पार्टी में आज सुन लीजिए ना पूरी, आज सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए ना, सुन लीजिए। अरे धनंजय जी सुन लीजिए ना, पार्टी में एक एक व्यक्ति का, कोई व्यक्ति आप, अरे प्रमुख का, धनंजय जी हम दिल्ली में बैठ के देख रहे हैं ना, संगठन महामंत्री पूरी पार्टी, हमारे यहाँ इतना बड़ा संगठन है, एक व्यक्ति पूरे पार्टी को चला ही नहीं सकता है। अमित शाह जी क्या है इस समय? अमित शाह जी पार्टी में क्या है आपके में? अमित शाह जी के पास उत्तरदायित्व क्या है पार्टी में? अमित शाह जी के पास दायित्व क्या है? अमित शाह जी के पास क्या दायित्व है पार्टी में आपके में? अमित शाह जी गृह मंत्री है देश के, ये आपसे छुपा हुआ है। अरे गृह मंत्री, पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, पार्टी की बात कर रहा हूं। अरे गृह मंत्री तो राजनाथ सिंह जी भी थे। नहीं, इससे पहले तो पार्लियामेंट्री बोर्ड है। अरे इससे पहले तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी भी थे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी थे वो। लेकिन क्या राजनाथ सिंह की इस हिसाब से चल रही थी जिससे अमित शाह चला रहे हैं? ये दोनों गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मान भी ली जाए तो उसमें से राजनाथ सिंह जी भी थे। बोर्ड में जो लोग होते हैं वो सारे लोग बैठ करके सामूहिक निर्णय लेते हैं, और हमारे यहाँ कोई भी निर्णय किसी एकल नहीं होता है, हमारे यहाँ कोई भी निर्णय सामूहिक होता है। चलिए ठीक है, आपके यहाँ प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, कह रहे हैं, आपके कहने के लिए बहुत अच्छा होगा, ये बहुत आप कहने तो के लिए अच्छा कहेंगे, होगा क्या दायित्व है धनंजय जी, बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं पिछले 3 महीने से ये समीक्षा कर रहा हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस में गांधी परिवार, समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी और भाजपा में अमित शाह के अलावा कुछ है ही नहीं, निर्णय सब यहीं से किए जा रहे हैं, कोई कुछ भी कहता रहे। नहीं, ये गलत है। कैसे गलत कर रहे हैं? एक कार्डर आपने अभी ये कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता, से लोग अभी आपने ये कहा कि जितना समर्पित है पार्टी के काम के लिए, जो राष्ट्र के सेवा के लिए जितना समर्पित है, वो उतना ही उसे महत्व मिलता है। राजनाथ सिंह नहीं थे समर्पित? राजनाथ सिंह समर्पित नहीं थे आपके? अरे राजनाथ सिंह समर्पित नहीं थे आपके लिए? आपने न्यूज में खुद ही चलाया होगा कि लखनऊ के आसपास की सारी सीटों का निर्णय करने के लिए राजनाथ सिंह जी से विचार हो रहा था। कहाँ विचार हुआ? जिसकी महत्ता है, कहाँ विचार हुआ? कहाँ विचार हुआ? कौन सी उसका इस्तेमाल किया जाता है? एक मीटिंग का नाम बता दो, सहयोग लिया जाता है। एक मीटिंग का नाम बता दो राजनाथ सिंह रहे हो अभी, एक मीटिंग का नाम बता दो दिल्ली में राजनाथ सिंह को सुना गया हो। हर मीटिंग में रहे, कहीं नहीं रहे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक उसमें 1 दर्जन लोग हैं। वो आप भी जानते हैं कि पार्लिया बोर्ड की मीटिंग में क्या होता ही नहीं है। आप भी जानते हैं पार्लिया बोर्ड की मीटिंग में क्या होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को 1.5 घंटे बाहर रखा गया हो, मुख्यमंत्री को 1.5 घंटे बाहर रखा गया हो, बिठा दिया गया हो मीटिंग रूम में। समाजवादी पार्टी का रुख करते हैं, अमन प्रताप सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अमन प्रताप जी, आपके यहाँ कौन सर्वे सपा है, यहाँ किसकी चल रही है? और अखिलेश यादव को मैनपुरी की करहल सीट ही क्यों पसंद आई? पहली दफा वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उसके लिए भी सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ सीट चुन ली उन्होंने। देखिए शिल्पा जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूं पहले कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने की घोषणा हो गई कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हाँ। फिर वहां उनके सर्वेयर पहुंचे, उनको जानकारी मिली कि यहाँ तो आप 1-1.5 लाख से हारने की स्थिति में है, तो आप अयोध्या का बिल्कुल रुख तो भूल जाइए। तो वो दोबारा फिर अपनी गृह जनपद गोरखपुर भाग गए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि मैं योगी जी से पहले विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। और जो समीकरण बन रहे थे, माननीय नेताजी परम आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी, वो कहीं ना कहीं करहल विधानसभा से जुड़ी हुई थी। तो परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने पिता के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए करहल विधानसभा की ओर अपना रुख मोड़ा। और हम सभी समाजवादी बहुत खुश हैं कि आज हम उस नेतृत्व के अंदर काम कर रहे हैं। एक ऐसे नेता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं जिसकी आइडियोलॉजी, जिसका काम करने का नजरिया, जिसका विजन साक्षात एक एजुकेटेड पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह है, ना कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी की तरह है जिनको लैपटॉप चलाना तक नहीं आता। लेकिन पिछले 5 साल से सरकार चला रहे हैं ना, प्रदेश चला रहे हैं ना। और आप कह रहे हैं कि अयोध्या से उनके पास इनपुट्स आए थे कि भाई वो हार जाएंगे, इसलिए गोरखपुर का रुख कर लिया। तो ये बात तो आप पर भी इंप्लीमेंट होती है। आप लोगों ने भी तो तमाम विश्लेषणों के बाद, तमाम एक्सपर्ट से राय लेने के बाद, तमाम मंथनों के बाद फैसला लिया होगा ना कि अखिलेश यादव को कहां से उतारा जाए जहां पर जीत सुनिश्चित की जा सके। और ये तो दावा भी वो ठोकते नजर आ रहे कि जहां से भी लड़ूंगा जीतूंगा जरूर। नहीं शिल्पा जी, देखिए आपको मैं व्यक्तिगत बात बता देता हूँ। ये आपका मीडिया, चाहे सोशल मीडिया, चर्चा का विषय चारों तरफ सिर्फ माननीय योगी जी के लिए रहा है कि अभी योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे। ये
जो नारे चल रहे हैं कि अयोध्या काशी तो सिर्फ झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, तो योगी जी क्यों नहीं लड़ गए अयोध्या से? योगी जी क्यों नहीं लड़ गए काशी से? क्या दिक्कत आ गई? किस चीज का डर था कि उन्हें गोरखपुर भागना पड़ा? और इतिहास गवाह है 2014 के चुनाव में गोरखपुर में क्या हुआ। चलिए, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई है, उसमें फैसला लिया गया है, हमारे यहाँ पर कोई एक शख्स फैसला नहीं लेता है। यहाँ पर अखिलेश यादव का ये फैसला किसकी तरफ से लिया गया है, जरा भी स्पष्ट कर दें अपनी पार्टी का स्टैंड। नहीं, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया, सॉरी, फिर से रिपीट। वो कह रहे हैं बीजेपी वाले, आप कह रहे हैं ना कि योगी जी ने मथुरा से क्यों नहीं लड़ लिया, अयोध्या से क्यों नहीं लड़ लिया, गोरखपुर क्यों भाग गए? वो कह रहे हैं कि भाई ये फैसला योगी जी ने नहीं लिया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, उसमें फैसला लिया गया, उन्होंने स्वीकार किया और तब फिर सार्वजनिक इसे कर दिया गया। अब अखिलेश यादव ने ये जो मैनपुरी की सीट चुनी, करहल की सीट चुनी, सबसे सेफ सीट मानी जाती है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, ये किसके कहने पर चुना गया और ये क्यों चुना गया? क्या आपको भी डर था कि अगर कहीं और से उतारा गया अखिलेश यादव को हार ना जाए? देखिए शिल्पा जी, हम सभी युवाओं के हृदय सम्राट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का विजन, उनकी सोच का लोहा दुनिया मान चुकी है, पूरा प्रदेश मान चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप बात की करैल विधानसभा के ऊपर, हम सभी समाजवादी लोग एकजुट हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां से भी पर्चा भरेंगे, हम लोग उन्हें वहां चुनाव लड़ाएंगे। जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जो पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, ये उनका डिसीजन है, ये उनकी सोच है, ये उनका ये निर्णय है जिस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अमल करा है और वो करैल विधानसभा से चुनाव लड़ने का उन्होंने संकल्प लिया। कौन है वो लोग? मुलायम सिंह यादव। मैं एक बात, शिल्पा जी, मैं आपकी बात में सुन रहा हूँ, मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। आपने अभी बोला कि भारतीय जनता पार्टी का ये शीर्ष नेतृत्व ने ये चीज सुनिश्चित करी है कि योगी जी चुनाव गोरखपुर से लड़ेंगे, ठीक है। पूरा सेंट्रल मिनिस्ट्री आपका बैठता है, जेपी नड्डा साहब बैठते हैं, अमित शाह बैठते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, राजनाथ सिंह जी बैठते हैं। तो जब इतने बड़े बड़े गणितज्ञ जब एक साथ बैठ चुके हैं और उनके मंथन के बाद अगर उनको ये सोचने पे मजबूर कर गए वो लोग कि जिस राम मंदिर का हवाला देके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, क्या ऐसी दिक्कत आ गई थी? मेरे हिसाब से तो माननीय योगी जी को दिल बड़ा करके और पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल को, पूरे केंद्रीय नेतृत्व को दिल बड़ा करके योगी जी को अयोध्या की पावन सरजमी पे चुनाव का बिल्कुल फूकना चाहिए था। और मेरे हिसाब से ये इससे पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा मैसेज जाता। चलिए, ठीक है। योगी जी का अयोध्या छोड़ के गोरखपुर भागना, ये साक्षात ये चीज आप तय कर देता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 बात तो वही हुई ना सर, एक उंगली उठाएंगे तो तीन उंगलियां आपकी तरफ खुद भी है, अपने भी गिरबान में भी झांकना चाहिए। चलिए, ठीक है, धनंजय जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले सृष्टि काश्यप जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से। सृष्टि जी, कांग्रेस का स्टैंड कर रही है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सेनापति कौन है और कांग्रेस भी क्या किसी गढ़ की तलाश में है? आगे नहीं कर रहे हैं कि वो हमारा सेनापति है। हमने जितने भी लिस्ट निकाली, आज हमारी सेकंड लिस्ट पे आई है, वो जितने भी नाम हैं वो सब हमारे सेनापति हैं और सबका नेतृत्व प्रियंका गांधी जी कर रही हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और कोई गढ़ की बात हमने नहीं करी। जो जहां से जिसने अपना फॉर्म भरा, जो जहां से कंफर्टेबल है लड़ने के लिए, दे आर वेलकम टू फाइट फॉर देयर सीट। तो इसमें हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर कि अपने गढ़ में भाग जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री डिसीजंस की बात कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, क्यों नहीं अगर आपने डेमोक्रेसी की बात की, व्हाई डिड योगी आदित्यनाथ डिड नॉट फाइट फ्रॉम द सीट ऑफ अयोध्या? पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो चाहते तो उत्तर प्रदेश में जो आप आज यहाँ पे काम अपना गिनाते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इतना अच्छा काम किया, तो क्यों आपने कोई ऐसी सीट नहीं चुनी जहाँ आपने एक्चुअल में विकास किया और आप जनता को दिखा सके, उनका भरोसा जीत सके कि ये एक क्षेत्र है जिसमें मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इतना काम किया, यहाँ की जनता मुझे चुन के लाएगी, इसलिए मैं इस जगह से लड़ने जा रहा हूँ। अयोध्या में तो राम मंदिर तो आपने बात की वो आपने धर्म के नाम पे कर लिया, लेकिन विकास के नाम पे कोई एक नया क्षेत्र ढूंढ लेते, जवाब लूंगी आपसे, विकास के नाम पे कोई एक नया क्षेत्र ढूंढ लेते जहां आपने दिखाया होता कि इसको मैंने ग्राउंड जीरो से बिल्टअप किया, आज ये कहाँ था 2017 में, 2022 में ये कहाँ पहुंच गया और मैं प्राउडली यहाँ से लड़ने की घोषणा करता हूँ। ठीक है, क्यों आपको वापस जाना पड़ा गोरखपुर? जनता का आप में और विश्वास कम होगा। योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा के जो प्रवक्ता है, कितना काम किया तो वापस अपने मान में क्यों छुप गए? हाँ, कांग्रेस का जवाब दीजिए धनंजय गिरी जी। अगर आपने वाकई में
अपने दम पर काम किया था, तो उसी दम पर आप लोगों ने गोरखपुर की सीट छोड़कर किसी और सीट से जहां पर बाकी में काम किया गया था पूछ रहे थे जनता से। अगर जनता का समर्थन मिलता तो वो खुद ब खुद स्टैंप लग जाती, मोहर लग जाती, लेकिन डर गए आप लोग। शिल्पा जी 2014 में हम जीते, यूपी में भी जीते, 2017 में भी जीते, 2019 भी जीते और 2022 भी जीतेंगे। और हम लोगों ने कोई एक क्षेत्र में काम नहीं किया, पूरे उत्तर प्रदेश का सामूहिक विकास किया, समग्रता में उत्तर प्रदेश का विकास किया। हमने कांग्रेस नेतृत्व की तरह रायबरेली और अमेठी को नहीं चुना कि इसी का विकास करेंगे, और वहां से भी जनता ने नकार दिया। और पिछले 30 सालों से कांग्रेस खारिज हो चुकी है उत्तर प्रदेश से, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कार्य नहीं किया। हम लोगों ने एक एक व्यक्ति का राष्ट्र नेशन बिल्डअप में एक एक प्रदेश का, एक एक क्षेत्र का, एक एक जनता का, एक एक गांव का, एक एक जनपद का, एक एक गांव का, एक एक व्यक्ति का विकास किया, हर व्यक्ति का ध्यान रखा। और वो अयोध्या छोड़ के चले गए। अयोध्या तो कभी लड़े ही नहीं थे, वो गोरखपुर से डे 1 से लड़ते हैं, वो अपनी पारंपरिक सीट से लड़ते आ रहे हैं। पार्टी ने उन्हें कहा वहीं से लड़ना है। और जो लोग बड़े बोलेपन में बोल रहे हैं 1.5 लाख से हार जाते, अयोध्या की सीट वर्तमान में किसके पास है? लेकिन कह रहे हैं रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। और 40 दिन बाद जब 40 सारी पार्टियों का शिल्पा जी योगी आदित्यनाथ कोई और सीट चुनते, इतनी हिम्मत दिखाते, कंप्लीट सब मुद्दे पर आते हैं। आप काम गिनवारे वो अलग बात है, ठीक है। चुका हूं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड जो कहता है वही कार्यकर्ता करता है। अब जहां तक बात है अयोध्या की, वर्तमान में आज देख लीजिए अयोध्या की सीट किसके पास है। और 40 दिन बाद जब सारे पार्टियों का 40 हो जाएगा, उस दिन भी 10 तारीख को आज के 40वें दिन बैठ करके देख रहे होंगे कि अयोध्या किसके पास है, काशी किसके पास है, मथुरा किसके पास है और उत्तर प्रदेश किसके पास है और ये देश किसके पास है। देश की जनता वर्तमान नेतृत्व में योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ठीक है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जल्दी से कौशिक साहब, मुझे ब्रेक पर जाना होगा, उससे पहले आपको छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। कॉन्फिडेंस लग रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है, बड़बोलापन लग रहा है, या वाकई में सही कह रहे हैं, धरातल पर जो वास्तविकता है उससे रूबरू हैं ये लोग? देखो शिल्पा, मैं बताऊं, अखिलेश यादव या योगी जी, आऊंगी सृष्टि जी, आऊंगी विकास किया है, वहां से लड़ जाना चाहिए था। ठीक है मैडम। अखिलेश यादव हो या योगी जी भी हो, सब जगह कहीं से भी चुनाव लड़ना है, हारने वाले ये चेहरे नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है इसको समझना पड़ेगा। दिक्कत ये आ रही है कि अखिलेश जी ने करहल इसलिए चुना क्योंकि शिवपाल जी जसवंत नगर से बार बार जीतते हैं, और उन्होंने जब जिस तरीके से संभल से लड़ने की बात की और अपने पुत्र को जसवंत नगर से बात की, तो अखिलेश जी को लगा कि जो हमारा गढ़ समाजवादी पार्टी का कहा जाता है वो कहीं ना कहीं शिवपाल जी के खेमे में तो न चला जाएगा, इसलिए उन्होंने करहल से लड़ने का काम किया। अब आइए गोरखपुर, कहीं से भी योगी जी लड़ते जीत जाते, लेकिन गोरखपुर इसलिए चुना गया कि जो पिछले 5 साल में पूर्वांचल की जो राजनीति है, जो पिछली बार गठबंधन में थे इस बार वो गठबंधन में नहीं है, जिस तरीके से वहां का ब्राह्मण लॉबी और ठाकुर लॉबी में जिस तरीके से 36 का आंकड़ा है, उसकी वजह भी योगी जी माने जाते हैं। तो जो चीजें पूर्वांचल में साधने का काम है वो सब कहा कि आप उसको साधिए, आप करिए उसको मैनेज जा करके। तो ये जो अपना गढ़ जो आपने टॉपिक रखा, वो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि इन्हीं की जिम्मेदारी है। और इनको लग रहा है, अखिलेश जी को भी लग रहा है, योगी जी को भी लग रहा है, कहीं हमारे गढ़ में कमजोर न पड़ जाएं। जहां से हमारी पकड़ है या दहीं से कमजोर हो गई तो हम राजनीति कैसे कर पाएंगे। चलिए ठीक है, धनंजय गिरी जी आप ही का रुख करूंगी। पिछले 4.5 सालों से आप लगातार धरातल पर उतरकर काम करने का दावा ठोकते आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी विकास की उपलब्धियां गिनवाते नजर आते हैं, थकते नहीं हैं। लेकिन वहीं इसी वजह से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यही उठाया जा रहा है कि अगर उन्होंने विकास इतना जबरदस्त किया ही था, उन्हें लग रहा था कि जनता के दिलों तक उन्होंने अपनी पहुंच बनाई है, तो फिर क्यों इस बात का डर झलका सीट के चुनाव के दौरान? क्या उन्होंने आपसे कहा था कि मैं डर गया हूं? Who told you? गोरखपुर से पहले से लड़ रहे हैं, गोरखपुर से लड़ रहे हैं। अगर मीडिया में या जनता डिमांड कर रही है कि आप अयोध्या आ जाइए, आप काशी आ जाइए, आप मथुरा आ जाइए, मथुरा की भी बात उठी थी, काशी की भी बात उठी थी, हर जगह कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आ जाइए, तो इस डर की क्या बात है? कहीं एक ही जगह से लड़ेंगे ना। और हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता योगी और मोदी के कार्यों पर, इसलिए तो सबसे ज्यादा कयास अयोध्या के लगाए जा रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा और दशकों पुराना विवाद भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ सुलझाया बल्कि वो हकीकत भी बनाकर दिखाया। इसके बावजूद वहां से नहीं आप लोगों ने चुनाव किया। अगर किसी बोलिए सृष्टि जी आऊंगी। अमन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज 1 by 1। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
कयासों का क्या जवाब दिया जाए? अब कोई हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट एक व्यक्ति को पूरे पार्टी के ऊपर बता रहे थे, तो जिसका जो मन करता है कहता है, उन बातों का क्या जवाब दिया जाए? बेसिर पैर की बातों का मैंने इसका बहुत सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया कि हमारे यहाँ पार्टी है, संगठन है, केंद्रीय नेतृत्व है, सब लोग तय करते हैं। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी पद से नहीं, दायित्व बोध से बंधा हुआ है। जिसको जब जो दायित्व मिलता है उस समय उस दायित्व में होता है, उस दायित्व का निर्वहन कर रहा होता है। जब योगी जी सांसद थे, उनको कहा गया कि जाइए आप मुख्यमंत्री बनिए, जाकर मुख्यमंत्री बन गए। कहा गया चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ हर व्यक्ति दायित्व बोध से बंधा हुआ है। पार्टी और संगठन जो तय कर दे आप उससे बंधे हुए हैं। हमारे यहाँ एक नियम है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक विचारशील ऑर्गेनाइजेशन है, एक नियम कानून और एक विचारधारा से हम लोग बंधे हुए हैं। हमारे यहाँ कोई पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि माँ बेटा मिलकर चला रहे हैं, बाप बेटा मिलकर चला रहे हैं। हमारे ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं। आज कौन पार्टी का अध्यक्ष है, कल कौन होगा, कल कौन था, प्रक्रिया है, प्रक्रिया का एक पूरा तरीका है और उसी के आधार पर हम लोग चलते हैं और उसी के आधार पर हमारे यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं। माँ बेटे का परिवार यहाँ पर हमारी सरकार नहीं चलाती है, फिर कोई फैसला नहीं लेते हैं। बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ देंगे तो क्या ही वो परिवार के साथ डिसीजन लेंगे। दूसरी बात शिल्पा जी, एक सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है। अभी धनंजय जी ने बोला पूरे प्रदेश की कार्यकर्ता योगी जी को बुला रहे थे, यहाँ से लड़िए, यहाँ से लड़िए। लखीमपुर खीरी के कार्यकर्ता नहीं बुला रहे थे कि यहाँ से योगी जी लड़ जाइए, किसानों के उत्थान के लिए तो ना अच्छा काम किया है आपने। लखीमपुर वालों को चले जाते लड़ने, वहां से धनंजय जी लड़ना ही था, कहीं से लड़ जाते। लखीमपुर क्यों नहीं? अयोध्या तो छोड़िए, वो अलग मुद्दा है। देखिए ऐसा है कि हम कोई कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि हमारे चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। और पोस्टर पर जो हमारे जिस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लगा, उस लड़की ने आगे भाजपा ज्वाइन कर ली और उसने कहा कि मेरा सीट ही बेच दिया गया। तो ये जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, इसी कारण से 30 साल से कांग्रेस ने यूपी में सत्ता का मुंह नहीं देखा है और देश से भी खारिज हो चुकी है। कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं, जो कांग्रेस के कार्यकलाप हैं, जो कांग्रेस के कार्यक्रम हैं, उसी कारण से ये पार्टी जो है वॉश आउट हो रही है। धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो देश के म्यूजियम में पाई जाएगी। अभी तो 2-4 सीट है, इस सीट चुनाव में देखिए तो वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आपके यहाँ कोई नीति नहीं है, नियम नहीं है, जनता से जुड़े हुए आप नहीं है और जनता आपके कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आप अमेठी से बेरोजगार कर दिए गए। प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत फैसला लिया गया कि सिर्फ गोरखपुर, ना अयोध्या, ना मथुरा, ना लखीमपुर, सिर्फ गोरखपुर। और जो फैसला लिया गया उसे स्वीकार किया सीएम योगी ने। तो मैं तो यही पूछ रही हूँ, अगर इन्हें अयोध्या के कार्यकर्ता का ध्यान है तो लखीमपुर के कार्यकर्ता क्या नहीं बुला रहे थे वहाँ पे योगी जी को? क्या तो वहाँ पे वो दोबारा उस मंत्री को वो टिकट देंगे जिसने बोला था मैं किसानों को 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, या उनके बेटे को टिकट देंगे जिसने किसानों को अपनी जीप के नीचे रौंदा था, क्योंकि नाउ ही इज एन ऑफिशियल क्रिमिनल, ही क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ बीजेपी नाउ। ये तो अमन जी कार्यकर्ता बुला रहे थे इनको। अमन प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता सपा है। चलिए ठीक है, आती हूँ आप दोनों के पास। अमन प्रताप सिंह भाई, अखिलेश यादव कितने भी तिकड़म भिड़ा ले, कितनी भी सेफ सीट क्यों ना चुन ले, कह रहे हैं बीजेपी आएंगी तो योगी सरकार, आएंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप चाहे जो कुछ भी कर लीजिए। जी देखिए शिल्पा जी, योगी जी आएंगे। अरे योगी जी आए थे, 17 से 22 योगी जी थे, क्या करा? कमल का फूल कीचड़ में था, वहीं खिलता था। योगी जी आगे, कमल के फूल ने खिलने से मना कर दिया। कमल के फूल को शर्माहट आ गई। कमल का फूल तो आज इस नतीजे पे है कि वो सोचता है कि मैं कीचड़ में दोबारा दफन हो जाऊं, उसी में काबिज हो जाऊं, मैं किसी को नजर ना आऊं। मैं बात अगर अभी इनके धनंजय गिरी जी से कर लूंगा कि आपने पिछले 5 साल पे काम के नाम पे सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को झुंझुना देने के अलावा क्या करा, अभी मैं बात कर लूंगा। माननीय अखिलेश जी ने डायल 100 की सेवाओं को इतना अच्छा कर दिया था, इतना अच्छा कर दिया था कि आपके दरवाजे पे डायल 100 5 मिनट में पहुंच जाती थी। लेकिन योगी जी को पता नहीं कौन सी खुन्नस थी, योगी जी को पता नहीं कौन सा दर्द था। एक डायल 100 जो एक बच्चा, जब हम छोटे थे तब से हम जानते थे कि 100 नंबर पे फोन मिलाने पे हमें पुलिस की मदद मिलती है, जाके डायल 100 को 112 कर दिया, डायल 100 को 112 कर दिया। इन योगी जी के, मेरा ये व्यक्तिगत सोचना है, योगी जी ने काम के नाम पे तो कुछ नहीं करा, सिर्फ इन्होंने पिछले 5 साल में एक काम लेकिन बखूबी करा है, वो काम इन्होंने करा है नामकरण का। इन्होंने नाम बदले हैं, इन्होंने काम के नाम पे कुछ नहीं करा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय माननीय अखिलेश जी ने, जैसा अपने आने वाले मैनिफेस्टो में हम लोगों ने अभी से कुछ चीजें अपनी एडअप कर दी, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। हम वो पुराना जो 2005 में
भारतीय जनता पार्टी द्वारा बंद कर दी गई थी पेंशन, हम उसको बहाली करेंगे। ये सब जो हम मुद्दे लेके आज क्षेत्र में जा रहे हैं जनता के बीच, ये सुनिश्चित हम लोग कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 में हम लोग सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे और योगी जी को गोरखपुर हम स्थापित कर देंगे। हम लोगों ने तो 11 तारीख की योगी जी के लिए स्पेशल फ्लाइट की टिकट भी करा दी थी गोरखपुर के लिए, लेकिन मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व को ये चीज समझ में आ गई शिल्पा जी, इसलिए ये जनता तय करेगी कि आपकी उस फ्लाइट के टिकट का क्या होगा, उस पर बैठकर कौन जाएगा। चलिए ठीक है, सृष्टि जी कुछ कहना चाह रही, इसके बाद डॉक्टर कौशिक आपके पास आ रही। शिल्पा जी, मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने बोला योगी जी को सब बुला रहे हैं। योगी जी को वो हमारे जो बच्चे थे स्टूडेंट वो भी बुला रहे थे जो आंदोलन कर रहे हैं। योगी जी को वो गृहिणियां भी बुला रही थी जिनको 1100 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है। योगी जी को वो प्रेग्नेंट महिला भी बुला रही थी जो आंदोलन करने पे उसकी पेट पे लाठी मारी गई। योगी जी को वो आशा बहनें भी बुला रही थी जिनको अपना हक मांगने पे उनका हाथ तोड़ा गया। योगी जी को वो परिवार भी बुला रहा था जिसमें कोरोना में बिना ऑक्सीजन की मृत्यु हुई, सरकार ने बोल दिया ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं। योगी जी को वो किसान परिवार भी बुला रहे थे जिनको मंत्री पुत्र ने अपनी गाड़ी के नीचे रौंद डाला। योगी जी को तो ये सारे वर्ग बुला रहे थे, तो योगी जी क्यों नहीं गए उनके पास? इसका जवाब दे दीजिए। ये जितने वर्ग मैंने यहाँ गिनवाए हैं क्या वो सभी आपको बुला रहे हैं? सुन लेते हैं, ठीक है, सुन लेते हैं। योगी जी को हर वो माता बहनें बुला रही हैं जिनकी आंखों से निकलते हुए धुएं को उज्ज्वला योजना से धोया गया है। योगी जी को हर वो माता बहनें बुला रही हैं जहां स्वच्छता के लिए टॉयलेट बनाया गया है। कांग्रेस राज्य में अगर आप गांव में जाते, बहन मैं आपके समय नहीं बोल रहा, बहन मैं आपके समय नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है गलत बोल रहे हैं अपने समय में बोलिएगा, ताकि दोनों की बात जनता तक पहुंचे और जनता फिर ये फैसला करे कौन सच बोल रहा था कौन झूठ बोल रहा था। बोलिए धनंजय जी, उसके बाद बोल रही हूँ शिल्पा जी, मैं फैक्ट पे बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक है। 8 करोड़ का दावा करके सिर्फ 8 लाख। ये भी है कि राजस्थान की वो बेटियां भी आकर के यूपी में, राजस्थान की बेटियां आकर के यूपी में आंदोलन कर रही हैं कि हमें भी योगी जी इंसाफ दिलवा दो, हमारे प्रदेश में भी कुछ करो। राजस्थान की बेटियां चिल्ला रही हैं और लड़की लड़ सकती है सिर्फ यूपी में, और राजस्थान में बेटी का बलात्कार हो, बेटी का मर्डर हो, एक वैसी की महिलाओं पे बात की, उत्तर प्रदेश के बच्चों पे बात की, उत्तर प्रदेश के आशा बहनों पे बात की, उत्तर प्रदेश के किसानों पे बात की, देश ने खारिज कर दिया है कांग्रेस को, इसी कारण से पूरे देश ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है और आज और भी खारिज की जाएगा, और भी खारिज की जाएगा। पानी पीजिए, आराम से बात करिए, पानी पी लीजिए, शांत हो जाइए थोड़ा, आराम से। बहन जी आप ही ना बीच में बोलने लगती हैं। मैं तो अपने बहन का बड़ा सम्मान कर रहा था, प्यार से समझा रहा था, बता रहा था, आप भी बीच में बेचैनी हो जाती है, गोली खाती है बेचैनी का। मैंने आशा बहनों की बात की, क्या आपने हाथ नहीं तोड़ा? आपने जो प्रश्न किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, क्या आपने आपके प्रश्नों का बच्चों को लाठी सिलसिलेवार मारे? तरीके से बहन क्या ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु नहीं हुई? मेरी प्यारी बहना, मैं आपके प्रश्नों का सिलसिलेवार जवाब दे देता हूँ। सुन लेते हैं, सुन लेते हैं और सुनने का कष्ट। बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी को तमाम माताएं बहनें बुला रही थी जिनके आंखों से बहते हुए धुएं को उज्ज्वला योजना से बचाया गया। उन तमाम माताएं बहनें बुला रही थी जहां शौचालय टॉयलेट दे करके उनके प्रतिष्ठा को, इज्जत को, मान को, सम्मान को रखा गया है। वो तमाम गांव की माताएं बुला रही थी, तमाम मुस्लिम महिलाएं बुला रही थी जिन्हें 3 तलाक से मुक्ति देकर के युगांतकारी काम करके मोदी जी इस देश के किंवदंती बन जाना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, आपके पास आती है हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक भी लगातार जुड़े हुए। डॉक्टर सुनील कौशिक, तमाम दल इस समय प्रचंड बहुमत का राग लाप रहे हैं। क्या इसी प्रचंड बहुमत के चक्कर में उन्हें अपना गढ़ याद आ रहा है, अपना गढ़ रास आ रहा है, यूं कहा जाए? मैंने अभी भी कहा कि सबकी जिम्मेदारी अपने गढ़ की। धनंजय जी, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। सर काफी देर से वो इंतजार कर रहे थे, आपके पास आऊंगी। और यदि आप इतिहास उठा के देखोगे शिल्पा, तो जो सृष्टि कश्यप साहब मैडम कह रही हैं, गांधी परिवार भी रायबरेली से कभी नहीं निकला, वो भी उनका एक गढ़ माना जाता था। हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते तो अलग अलग जाकर के जिलों से लड़ते तो लगता कि हाँ सब जगह उनका सिस्टम है। समाजवादी पार्टी का सवाल का जवाब सृष्टि जी आपको देना होगा। पार्टी का गढ़ सैफई, मैनपुरी, फरीदाबाद और एटा के आसपास माना जाता है। ठीक है, तो योगी जी का गोरखपुर माना जाता है। यदि वहां से कई बार सांसद रहे, वो आज से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो उनका गढ़ ही है। और पूर्वांचल की, मैंने अभी कहा था, जो राजनीति वहां की जो पिछले 5 साल में डेवलप हुई है, कि जिस तरीके से वहां ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी है, जिस तरीके से कुछ अपराधियों को आशीर्वाद मिला, कुछ को ठोका गया। अभी एक वीडियो वायरल आया कि सब क्रिकेट खेल रहे हैं, हो सकता है पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती तो एक संदेश चला जाता, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुए।
उन पे भी इनाम था, लेकिन वो एक ठाकुर समुदाय से आते हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो पूर्वांचल में चला, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? गढ़ बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? और दूसरी बात जो गिरी साहब कह रहे हैं कि साहब हमारा पार्टी में बड़ा वो है, तमाम ऐसे लोग हैं जो आज पार्टी ज्वाइन की और कल उनको टिकट दे दी, और जो लोग 5 साल से तैयारी कर रहे थे, जो पैनल में भी आपके संगठन ने नाम भेजा, उनको फाड़ के फेंक दिया गया। ये मत कहिए कि सिस्टम है, होता है, ठीक है, अधिक से अधिक सीटें आपको जीतनी है, सत्ता में आना है, वो हर पार्टी यही करती है, लेकिन एक ऐसा नहीं कि सारे लोगों पे एक चीज लागू हो। और लेकिन मैं एक फिर दावे के साथ गिरी साहब कह सकता हूं कि आज आपकी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, समाजवादी पार्टी की तरह, कांग्रेस की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह। मैं इसको इसलिए मानने तैयार नहीं हूं, एक व्यक्ति इस आपकी पार्टी को चला रहे हैं, और इस समय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टाम्प, जो कहते हैं ना, आप बार बार कहते हैं रबर स्टाम्प बने हुए हैं, जेपी नड्डा साहब रबर स्टाम्प है इस समय। यहाँ दिल्ली की मीटिंगों में आप देखिए, केवल उनको वही फाइल दी जाती है जो उनको पढ़नी होती है, जहां साइन किए जाते हैं। और यदि मैं मान भी लूं कि अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो राजनाथ सिंह भी एक ऐसा चेहरा था जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और गृह मंत्री थे, उनको भी इतनी अहमियत आपके संगठन ने नहीं दी। तो इस बात फिर गिरी साहब, भारतीय जनता पार्टी विद अ डिफरेंस कैसे रह गई? जो गुजरात लॉबी और जो यूपी लॉबी के बीच जो चला पिछले 6 महीने से, वो उसी का परिणाम है। ठीक है, जो आज की स्थितियों में जो दिख रहा है कि जो बाबा को, आप मुख्यमंत्री हैं आपके, वो भी संसदीय बोर्ड के मेंबर हैं, 1.5 घंटे तक बाहर नहीं किसी को बैठाया जाता। चलिए ठीक है, आपके संगठन महामंत्री अंदर मीटिंग में और मुख्यमंत्री मीटिंग के बाहर। फिर आप किस मुंह से और किस हक से कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हैं या फिर समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाते हैं? जरा अपने भी तो गिरेबान में झांकिए। देखिए, कांग्रेस पे आरोप लगाने का कारण क्या है शिल्पा जी? 1919 में मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस छोड़िए, आपकी पार्टी पर जो सवाल अभी उठाए गए हैं उन पर आते हैं सर, उन पर जवाब दीजिए। कांग्रेस का सवाल मैं श्रेष्ठ जी से लूंगी, रायबरेली का सवाल मैं उनसे पूछूंगी। आपका प्रश्न आपको बोलिए शिल्पा जी, आपका प्रश्न आपको नहीं याद है तो मैं आपको बोलिए सर, आपने प्रश्न किया कि कांग्रेस पर क्यों आरोप लगाते हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं बिंदुवार। 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, उनकी 5वीं पीढ़ी 2021 में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। यह है परिवारवाद। और हमारी पार्टी में कल को कौन अध्यक्ष था, जैसे 2 अध्यक्षों के नाम भाई साहब ले रहे थे, राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे, आज जेपी नड्डा है, कल कौन होगा कोई नहीं बता सकता। चुनाव हुआ, लेकिन कांग्रेस में तय है कि राहुल गांधी जी के परिवार से कोई होगा, चुनाव हुआ है क्या? सपा में तय है कि चुनाव हुआ है क्या? कोई होगा, पार्टी में चुनाव हुआ है क्या? कुछ भी तय नहीं है। और जो भाई साहब बता रहे थे, 1 मिनट भाई साहब, लेट मी कंप्लीट। भाई साहब, आप जो बोल रहे थे, बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, मैं बीच में आरोप नहीं लगा रहा, मैंने तो सारी पार्टियों पे आरोप लगाए हैं। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने तो सपा को लिए भी कहा है, मैंने कांग्रेस के लिए भी कहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा आपके लिए कहा है। आपके अध्यक्ष का कभी चुनाव हुआ? आपके प्रदेश अध्यक्ष का कभी चुनाव हुआ? आपकी बात सुन लूं। नहीं, चुनाव हुआ कभी? अपनी बात भी ना कहूं। नहीं, कहो आप अपनी बात ना कहूं। आप कहिए, इतना झूठ मत बोलिए, इतना झूठ मत बोलिए, जनता पचा नहीं पाए उसको। रखिए, आपको आरोप लगा देना है, बस हो गया। अंतिम सत्य है। अभी आरोप को क्या है? मैं आपको आरोप लगा रहा हूँ। मैंने तो कांग्रेस के लिए भी कहा, मैंने तो सपा के लिए भी कहा, आपके लिए भी कह रहा हूँ। आरोप हो गया, आरोप लग रहा है। नहीं, सच को स्वीकार करिए। आप कांग्रेस वाले जवाब देंगे, नहीं, सपा वाले सपा का जवाब देंगे। सच को स्वीकार कीजिए प्यार से। श्रेष्ठ जी इंतजार कर रही है, अमन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुक करना होगा। गिरी साहब, टेक योर टाइम एंड कंप्लीट योरसेल्फ। शिल्पा जी, ऐसा है कि राजनाथ सिंह जी पहले अध्यक्ष थे, फिर कोई पता नहीं था कौन बनेगा, अमित शाह बने, फिर जेपी नड्डा बने, फिर अगला अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं जानता है। ये पार्टी कार्यकर्ता और कार्डर बेस्ड पार्टी है। आप पार्टी को जितना दीजिएगा, पार्टी आपको उतना सम्मान देगी। आप पार्टी के प्रति जितना समर्पित, पार्टी आपको उतना सम्मान देगी, उतना मान देगी, उतना आपको अधिकार देगी। और यहाँ प्रेम से अधिकार मिलता है। आप जितना करते हैं, जो जितना स्वामी प्रसाद मौर्य तो कहकर चले गए, भाई यहाँ तो अधिकार मांगो तो बात तक नहीं होती है, मिलना तो बहुत दूर की बात है। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। एक सवाल गिरी तो साहब, आडवाणी एक सवाल छोटा सा गिरी साहब बता दें ईमानदारी से, आडवाणी जी में क्या दिक्कत आ गई? गिरी साहब एक सवाल छोटा सा, ठीक है, अब सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। एक सवाल छोटा सा, मैं आपकी बात का सम्मान रख रहा हूँ। यहाँ अमन जी प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर, आ रही मैं आपके पास, प्लीज एक एक करके बोलेंगे तो सही रहेगा। एक यहाँ दर्शकों को ये बता दें कि आपके इस देश के किसी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ हो, एक प्रदेश का नाम बता दीजिए आप, कोई चुने गए हो संगठन की तरफ से। हमारे यहाँ हर प्रदेश में ऐसा ही होता है। हर प्रदेश में स्वतंत्र देव के खिलाफ कौन लड़े थे चुनाव? स्वतंत्र देव के खिलाफ कौन लड़े थे चुनाव? मुझे बताओ नाम, उनका नाम बता दीजिए मुझे उनका।
चुनाव लड़ने की कहा बात है, जब हर प्रदेश से, हर जिले से रायशुमारी की जाती है और पार्टी तय करती है सब। ठीक है गिरीश साहब फंस गए आप, चलिए ठीक है, फंस गए आप सर, सब ठीक है, ठीक है। अमन जी आ रही हूँ आपके पास, लेकिन एक बार सृष्टि जी से सवाल लूंगी रायबरेली का। वो गोरखपुर पर निशाना साध रही है, कह रही है कि लखीमपुर क्यों नहीं पहुंचे। सोनिया गांधी भी तो कभी भी रायबरेली से बाहर निकली ही नहीं। इसके अलावा कांग्रेस की जो गढ़ माने जाते रहे हैं, कांग्रेस की क्यों नहीं हिम्मत दिखा दी बाहर आने की, या इस मिथक को तोड़ने की, इस प्रथा को तोड़ने की? बिल्कुल सही कहा आपने शिल्पा जी, उस पर मैं जवाब दूंगी। उसके पहले जो 1919 की हिस्ट्री में गए हैं, कुछ नाम पढ़ना चाहूंगी, शायद इन्हें याद नहीं होगा। पीपी सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, उसके बाद नेहरू, UN डाबर, इंदिरा गांधी, नीलम संजीव रेड्डी, के कामराज, S नागलेश्वर, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बड़ाओ, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। Just to refresh your memory, alright? And आप बात करते हैं संगठन की। आज कहाँ है आडवाणी? क्या दिक्कत हो गई आपको? रायबरेली पे बात कर लेते हैं। PM चेहरा थी सोनिया गांधी। हम अपने गढ़ से लड़ेंगे, मुझे वोट रायबरेली से ही मिलेगा। परिवार है वो हमारा, हमेशा से वो सीट रही है हमारी, परिवार की तरह माना है उन्हें। और आज अगर रायबरेली की बात करते हैं तो उन्नाव की सीट की भी बात करिए, लखीमपुर की सीट की बात करिए, जहाँ पे आपके कार्यकर्ताओं ने महिला का चीरहरण किया, उनको हमने आगे बढ़ाया। कल को वो जीतेंगी, दोबारा वो उनका गढ़ बनेगा। गढ़ों पे बात करनी है तो लखीमपुर से आपको लड़ जाना था, लेकिन वो आपकी पारंपरिक सीट हो जाएगी। रायबरेली सोनिया गांधी ने जिसको अपना परिवार माना, वो नहीं आपके लिए मैटर करता। सृष्टि जी, रायबरेली आपका परिवार है, घर है, तो गोरखपुर योगी जी का घर परिवार क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सूबे की मुख्यमंत्री है ना सोनिया गांधी, तो मुख्यमंत्री नहीं थी। उन्होंने पूरे राज्य के लिए काम तो नहीं किया, उन्होंने रायबरेली के लिए काम किया। पूरे देश के लिए किया, PM को बुलाया जाता था, पूरे देश के लिए किया। वैसे आपको ये लगता है कि सोनिया गांधी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में? पहले मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ लेकिन पूरे देश की सेवा करने का उन्हें मौका मिला था। चलिए ठीक है, अमन प्रताप सिंह कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से प्रताप साहब। देखिए शिल्पा जी, मेरा छोटी सी बात है, बस मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए 2022 का चुनाव बगल में, ठीक है, तो मेरी प्राथमिकता है कि मैं बस माननीय गिरी जी से एक शब्द, बस एक जानकारी चाहता हूँ कि पिछले 5 साल की सरकार में आपने धरातल पे, अगर मैं काम विकास की करता हूँ, आपने विकास के नाम पे क्या करा? पहली चीज कि आपने विकास के नाम पे क्या करा, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा कराए गए विकास कार्यों के ऊपर अपने नाम का पत्थर लगाना, उसका पुनः फीता काटना, प्रधानमंत्री जी को स्पेशल फ्लाइट से उतार देना, आके फीता काट देना, रिमोट से बटन दबा देना। इसके अलावा आपने क्या करा है? इसके अलावा क्या किया है? मुझे एक आप अपने खुद के कराए हुए, ठीक है सर, आपका सवाल आ गया, जवाब गिरी साहब कराए 2 काम बता दें। ठीक है अमन जी, सुनते हैं, लोग भी सुन रहे हैं। गिरी साहब देखिए, ऐसा है, पहले तो सपा को ये मंथन करना चाहिए कि जब फुल मेजोरिटी की सरकार मिली थी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें क्यों खारिज कर दिया? अगर इतना ही काम किया था, इतना ही अखिलेश जी के नगाड़ा बजा रहे हैं कि ये काम किया, वो काम किया हमारे, तो क्यों जनता ने खारिज कर दिया? 2017 में जनता ने क्यों इनको घर भेज दिया? ये इनको खुद सोचना चाहिए, उसका मंथन करना चाहिए। और जितनी सीटें पिछली बार आई है, मैं दावे से कर रहा हूं उतने भी नहीं आएंगी। ये जो जितना उछल के बात करें, 40 दिन बाद इनके साथ फिर यहीं बैठेंगे और तब इनको गिनाते जाएंगे। ऐसा ना हो यही चीज आपके साथ भी हो जाए। विकास, एक महिला का विकास, सवाल पर आते हैं, सवाल पर आते हैं। सरकार में बैठे थे, आपने जनता के बीच इतना बड़ा काम करा है, तो आज आपके मंत्री विधायक क्यों भाग? बेहतर होता है धनंजय गिरी जी, अगर वो काम गिनवाने को कह रहे थे तो गिनवा देते, बल्कि अच्छा होता ना आपके लिए, जनता तक पहुंचता तो सही, सब लोग शांति से सुन भी रहे थे। लेकिन वही फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आप लोगों ने शुरू कर दिया। चले ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी, आप सभी लोगों से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। 2022 में क्यों पूरी तरह से खारिज हो जाएंगे? ठीक है, 2022 में कौन खारिज होगा कौन नहीं, जनता पर छोड़ देते हैं ना सर। आपके अपने अपने दावे हैं,
अब वो दावे आप तो करेंगे ही ना, आप जिस दल से जुड़े हुए उस दल की जीत का दावा तो आप ठोकेंगे। अब ये जनता तय करेगी, आपके कहने से क्या होगा। अगर आपके काम समझ आया होगा जनता को तो आपके साथ जाएगी, वरना नकार देगी, जैसा कि 2017 में अखिलेश यादव की सरकार के साथ हुआ था। चलिए ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक जाते जाते आपका निष्कर्ष, आपका विश्लेषण। ठीक है अमन जी ठीक है सर, फाइनल कमेंट लेने दीजिए। भाजपा सत्ताविहीन होने जा रही है। अच्छा ठीक है सर, आपको लग रहा है बीजेपी सत्ताविहीन होने जा रही है, बीजेपी को लग रहा है कि भाई अखिलेश यादव को कोई नहीं पूछ रहा है, और कांग्रेस के अलग ही दावे हैं, उसके अलग सपने हैं। अब किसके सपने होंगे पूरे, आप और हम कौन है, तय करने देते हैं जनता को, उसके लिए इंतजार कर लेते हैं। फिलहाल आप मुझे फाइनल कमेंट दे दीजिए। सबसे पहले कौशिक साहब। देखो शिल्पा जी, ये प्रदेश की जनता बहुत स्मार्ट है। 2007, 12 और 17 तीनों दल की अलग अलग सरकारों और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई है। और मैं जनता से भी अपील यही करूंगा कि किसी भी पार्टी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है कि कौन किस तरीके से वायदे कर रहा है। वायदे ये राजनीतिक हैं, अपने समझदारी से लेकर किस पार्टी ने उसके साथ क्या किया है, ईमानदारी से। और जो पार्टी जनता से कनेक्ट हुई है या जो जनता के साथ दुख दर्द को बांटा है, जनता उसी को वोट करेगी। और 20-25 दिन बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्या है, लेकिन जनता इस प्रदेश की बहुत समझदार है। ठीक है, अमन प्रताप से जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। देखिए, भाजपा सरकार के मंत्री, भाजपा सरकार के विधायक निरंतर भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी का हाथ थामने की कोशिश में है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात स्पष्ट कर दी 2 दिन पहले, अब हम किसी आउटसाइडर की एंट्री नहीं करेंगे। और मैं आपसे व्यक्तिगत बता देता हूँ, अभी भी अगर हम दरवाजे खोल दें तो आधी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी भाग के हमारे खेमे में बैठे। तो आपके लोग कहां तो ये बात जाएंगे? स्वयं भारतीय जनता नहीं पार्टी के रखेंगे। सिटिंग विधायक, सिटिंग मंत्री ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुएं में ऐसी खाई में गिरनी जा रही है जहां से वो वापस निकलने की नहीं आएगी। और धनंजय जी तो नाव लेकर समुद्र में निकल गए, उन्हें यही नहीं मालूम है कि उनकी नाव में छेद है, और छेद करने वाले इनके स्वयं के विधायक, स्वयं के मंत्री ठीक है सर, जो भारतीय जनता पार्टी में छेद लगा के समाजवादी पार्टी में भाग रहे हैं। और वो तो कह रहे हैं कि हमने भाई आपके घर में ही सेंध लगा दिया, घर में ही सेंध लगा दिया, उसे तो आप रोक नहीं पाए, बचा नहीं पाए। चलिए ठीक है, सृष्टि काश्यप जी जाते जाते फाइनल कमेंट। रिपीट माय पार्टी लाइन कि हम अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई वादा कर रही है तो वो महिला सशक्तिकरण का वादा कर रही है। हमने 40% की बात की, हम कर रहे हैं, अपने लिस्ट में भी जगह दे रहे हैं, हम उन्हें जनप्रतिनिधि बना के जनता के बीच उतार रहे हैं। हारना जीतना वो सब जनता के ऊपर है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पे लड़ रहे हैं, जनता का समर्थन हमें मिलेगा अपने बेहतरीन मुद्दों के साथ। कांग्रेस पार्टी अखाड़े में है, आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आधी आबादी के दम पर, लड़कियों के, महिलाओं के दम पर आप जिस राह पर निकली हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप कामयाब हो। अब ये क्या होगा नहीं होगा जनता तय करेगी, उन पर छोड़ देते हैं। धनंजय गिरी जी जाते जाते फाइनल कमेंट आपका क्या लग रहा है सर? लगना क्या है शिल्पा जी, जनता का आशीर्वाद, जनता का साथ, जनता का विश्वास, जो हम लोगों का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पूरे प्रदेश की जनता योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में गहरी आस्था रखती है। हाँ। और हमें थम्बिंग मेजोरिटी से पहले भी जिताया है, आगे भी जिताएगी। जनता को हमारे किए गए कार्यों पर, स्तुत्य कार्यों पर भरोसा है, और जनता हमारे साथ है, पूरी तरह से हमारे साथ है। जनता असल में किसके साथ होगी, क्योंकि जनता का साथ तो सबके साथ है, लेकिन जनता का वोट किसे मिल पाता है उसकी जीत होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अपने अपने गढ़ तो तमाम बड़े चेहरों ने चुन लिए हैं। अब उन गढ़ों में क्या होगा, या फिर उनकी पूरी पार्टी का पूरे प्रदेश के अंदर क्या हश्र होगा, या क्या वो जश्न मनाते नजर आएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। और इसका फैसला सीधे सीधे आप लोगों के हाथ में। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।